नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। राइज इंस्टीट्यूट के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम पीएसआई के अंतर्गत हिंदी विषय फर्स्ट पेपर हिंदी के अंदर हम संधि पढ़ा रहे हैं। हमारा संधि का प्रकरण चल रहा है। इसके पहले की कक्षा में हमने संधि की भूमिका बताई थी, संधि के बारे में बताया था। संधि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें हमने इसके पहले की कल की कक्षा में डिस्कस किया था, अच्छे से समझा था और समझाया था। आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। आज हम इसी प्रकरण को लेकर के आगे बढ़ेंगे और संधियों में आगे समझेंगे कि संधियां कैसे हमें कठिन लगती हैं और कितनी आसानी से हम उन्हें सरल कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि संधियां पढ़ने के बाद हमारे कम से कम 50% शब्द शुद्धि बिल्कुल तैयार हो जाती है। उसके लिए हमें शब्द देखते ही अपना उत्तर निकल आता है, कोई ऑप्शन में ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रत्यय उपसर्ग के द्वारा भी कम से कम 10% शब्द शुद्धियां तैयार हो जाती हैं। इस तरह से हमें अगर हम संधि प्रत्यय उपसर्ग के सारे पढ़ते हैं तो 10 नंबर हमारे शब्द शुद्धि के बिल्कुल आसानी से हमारी मुट्ठी में रहते हैं। इसलिए हमें इस प्रकरण को बहुत आसानी से समझना है, बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से और बहुत आराम से चलना है। कोई जल्दी नहीं है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। और आप हमें कमेंट्स करके, अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको कहाँ क्या समझ में नहीं आया है, या किसी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे और आपकी जो क्यूरी है, आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर करेंगे। इसी आशा के साथ हम अपनी आज की कक्षा में आगे बढ़ते हैं। ये हमारी लाइव कक्षा है। आप हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम आदि जितने भी चैनल ऐप पर जहाँ जहाँ से क्लास चल रही है, आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारे राइज इंस्टीट्यूट के इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पीएसआई का बैच 14 जुलाई से शुरू हो गया है और फर्स्ट पेपर हिंदी की कक्षा यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। बस आप इसी तरह हमसे जुड़े रहें और अपनी कक्षा बहुत ध्यान से लें और बिना किसी नागा के, बिना किसी गैप के हुए आप रेगुलर क्लास लेंगे, क्योंकि रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आप हर दिन क्लास में बने रहें और पूरे मन से हर प्रकरण को समझें तो निश्चित है कि कोई भी विषय आपके लिए कभी कठिन नहीं रहेगा। चलिए इसी आशा के साथ हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो हमने कल की कक्षा में समझा था हमने समझा था कि संधि करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा हम कल की कक्षा को दोहराते हुए, उन बिंदुओं पर विचार करते हुए हम इस प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कुछ बच्चे जो हमारे इस चैनल से आज ही जुड़े हैं उनके लिए थोड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही संधि होगी, इसके अलावा किसी भी शब्दों में संधि नहीं होगी। संस्कृत के तत्सम शब्द आते हैं। कई बार परीक्षाओं में इस तरह से प्रश्न भी आ जाते हैं कि निम्नलिखित में किस विकल्प में संधि से संबंधित तथ्य नहीं है, या संधि से संबंधित विकल्प कौन सा है या नहीं है। तो यहाँ हम इनके बिंदुओं को समझेंगे। नियम सही हो, नियम बने हैं, संस्कृत में बने हैं, हमें उनको सीखना है और संधि विच्छेद करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे नियम सही लग रहे हैं कि नहीं। नंबर 3, जो विच्छेद करते समय जो संधि शब्द के टुकड़े हैं, विच्छेद करते समय शब्द के टुकड़ों का अर्थ हो, यानी वो निरर्थक ना हो, सार्थक हो, निरर्थक ना हो। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन बस एक बार अपने मन को, अपने माइंड को रिवाइज करने के लिए, ताकि हमारा आपका मस्तिष्क इस समय किसी दूसरी क्लास में हो
तो हमारी हिंदी की कक्षा में, संधि की कक्षा में वापस आ जाए और आप संधि को अपने मस्तिष्क में बैठाएं कि हमें ये पढ़ना है। अगली बात ये कही थी कि अर्थ परिवर्तन ना हो, अर्थ परिवर्तन ना हो, ठीक है। अब चूंकि ये जो परिवर्तन होता है वो वर्णिक है, वर्णिक परिवर्तन है, स्वर में, व्यंजन में और विसर्ग। तो वर्णिक परिवर्तन होने के कारण सारे नियम, संधि के सारे नियम कहाँ मिलेंगे हमको? वर्णमाला में। यानी कि हमें इसके लिए हिंदी वर्णमाला को देखना पड़ेगा, जिसको हमने देखा भी था। और वर्णमाला के अंतर्गत 3 प्रकार की चीजें हमने पढ़ी थी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 3 प्रकार की संधियां। स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि, व्यंजन में परिवर्तन हो, व्यंजन के बाद व्यंजन आए तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, और किसी स्वर या व्यंजन के बाद विसर्ग आए तो विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के लिए हमने वर्णमाला के सारे नियम समझ लिए थे। यहाँ पर हम ज्यादा पीछे ना जा करके सीधे अपनी क्लास में जो स्वर संधि के 5 विभाजन किए थे, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पर हम चलेंगे, जिसकी परिभाषा बता चुके थे कि संधि करते समय जब समान स्वर आए, हम आगे आपको लिखा देते हैं, संधि करते समय जब समान स्वर आए, समान स्वर आए, समान का मतलब यहां हम देख सकते हैं अ और आ, ये समान है, ई और ई ये समान है, उ और उ ये समान है, ये समान स्वर हैं। तो परिवर्तन क्या होगा? परिवर्तन दोनों का मिलकर दीर्घ रूप हो जाएगा। देखिए साथियों, यहां पर हम निश्चित कर दें, स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि में हमने कल बता दिया था, फिर से आपको बता दें कि जब संधि करते समय स्वर के बाद स्वर ही आए, यहां पर ये शर्त है कि स्वर के बाद स्वर आना चाहिए। अगर स्वर के बाद स्वर नहीं आया तो स्वर संधि नहीं होगी, ये इसकी पहली शर्त है। स्वर के बाद स्वर आए, कोई भी स्वर आए, और तब परिवर्तन भी स्वर में ही होगा, वहां स्वर संधि होगी। वर्णमाला के अनुसार स्वर संधियां 5 प्रकार की हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, हमने आपको वर्णमाला से ही सिखाया था। ये हमने यहां पर अ और आ मिल करके आ बन गया था। दूसरा आपको सिखाया था ई से मिलकर ई बना, ये हमने नहीं बनाया, ये हिंदी वर्णमाला में बना है। ये नियम संस्कृत से ही आए हैं, जो संधि के परिवर्तन संस्कृत में हुए हैं उन्हीं को ही हम बता रहे हैं। हम अपनी तरफ से ना कोई नया नियम बता रहे हैं और ना ही कोई हम अपना इसमें तारीफ करते हैं कि ये मैंने बताया या मुझे आता है। ये सबको आता है, संधियां सबको आती हैं, सिर्फ हमें सरल करना आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। संधियों से सरल प्रकरण कोई नहीं है। और तीसरा हमने बताया था उ उ। तो यहाँ पर कल की क्लास में हमने ये चर्चा की थी कि ये दोनों एक ही स्वर से बने हैं, इसलिए ये समान स्वर हैं। इसका मतलब है कि चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो,
दोनों में समान स्वर हैं, समान विशेषताएं हैं। तो जब ये अ से अ बनता है तो यहाँ पर दूसरी स्थिति हमारी अ भी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले ये भी हो सकती है। तीसरी स्थिति हम देखें, अ के सामने अ भी हो सकता है और अ के सामने यही दीर्घ आ भी हो सकता है। चारों स्थिति संधि करते समय आ सकती हैं। ये है संधि का एक सूत्र। अगर ये सूत्र हमें याद रह गया तो आप मान लीजिए कि संधियां कभी भी हमें भूलेंगी नहीं और ना ही कभी हमसे गलतियां होंगी। तो देखिए, अब चाहे जो स्थिति हो, परिवर्तन एक ही होगा, सिर्फ दीर्घ। क्योंकि अ और आ एक ही स्थिति से बन रहे हैं, इसलिए एक ही स्वर से बन रहे हैं, इसलिए इसमें एक ही विशेषता है। और ये जो है आपको, ये जो मात्रा है वो आपको इस रूप में मिल जाएगी, किसी भी शब्द के बीच में ये मिल जाएगी। यही प्रक्रिया इस दूसरे वाले सूत्र में भी होगी। ये ई के बाद बड़ी भी मिल सकता है, बड़ी के बाद छोटी भी हो सकता है। ये ह्रस्व दीर्घ हम ऐसे बोलें, इनको ज्यादा अच्छा है। ये दीर्घ के बाद दीर्घ भी मिल सकता है। ये चारों स्थितियां आपको संधि में मिल सकती हैं। ये शब्द के अकॉर्डिंग हमें निश्चय करना होगा कि कौन से शब्द में छोटी मात्रा लगती है और कौन से शब्द में बड़ी मात्रा लगती है। ये देखिए, ये आपका किसी भी शब्द में इस रूप में मात्रा मिल जाएगी शब्द के बीच में, और यही समान प्रक्रिया इसमें भी होगी। उ और दीर्घ उ, ये परिवर्तन एक ही होंगे चाहे आप, ये बहुत अच्छा सूत्र है, इसको आप नोट कर लें, आगे आपके काम आएगा। हो सकता है आपको कहीं मिले या ना मिले। परिवर्तन एक ही होगा और ये जो है मात्रा आपकी इस रूप में आएगी। तो देखिए, दीर्घ संधि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सरल है। तीन ही आते हैं इसमें, तीन के अलावा कोई चौथा नहीं है। हाँ, री जरूर हो सकती है, लेकिन जब दीर्घ री होगी तो वो ये वाली बनेगी, और इसका प्रयोग हिंदी में नहीं किया जाता है। इसलिए ये सिर्फ संस्कृत में शब्द बनते हैं इसके, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, जरूरत नहीं पड़ती है। संस्कृत में तो एक और स्वर होता है, ली भी होता है, वो भी ऐसे दीर्घ हो जाता है, तो उसको भी हम यहाँ नहीं पढ़ते हैं। ये दोनों स्वर जो हैं हमारे हिंदी के लिए काम के नहीं हैं, जरूरत नहीं है। शुरुआत के आज से 10, 15, 20 साल पहले कंपटीशन में इन दोनों स्वरों के शब्द आते भी थे, लेकिन धीरे धीरे एग्जामिनर ने इनको संस्कृत का मूल जान करके इनको हटा दिया है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर तीन ही पढ़ना है। तो देखिए, जिस शब्द के बीच में जो संधि युक्त शब्द है, जिसके बीच में बड़े आ की मात्रा मिले, बड़ी ई की मात्रा मिले और ऊ की मात्रा मिले, वहां समझ लीजिए कि संधि होगी कौन सी, दीर्घ। और टुकड़े होंगे किसमें, जो है स्वर मूल, जो आपका वृद्धि स्वर है, दीर्घ स्वर है, उसके ही समान स्वर में टुकड़े होंगे। देखिए, संधि करते समय समान स्वर ही आएंगे, ये इसकी शर्त है। इसके अलावा कोई ऑप्शन यहां रखना ही नहीं है। आपको ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में देखना है, जिसमें समान स्वर वाले टुकड़े होंगे वही उसका उत्तर होगा। बस आपको केवल क्या देखना है कि ये वाली जो मात्रा है, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो मात्रा है वो दीर्घ है या ह्रस्व है। वो शब्द जब आपके सामने आएगा वो क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा की ओर। देखिए, यही संधि हमारी चल रही है, दीर्घ संधि। अब हमें एक एक नियम को उठा करके एक पहला सूत्र यहाँ पर रखेंगे, और पहला सूत्र रखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमने पहला सूत्र अभी वर्णमाला से सीखा है उसको लिखेंगे, और इसके चारों रूप यहाँ सामने लिखेंगे।
ताकि संधि करते समय हमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही से ना गुजरना पड़े या किसी गलती की संभावना ना रहे। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। देखिए अ से अ बना है, इसलिए ये अ और ये अ दोनों बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, दोनों में विशेषता एक है, पर संधि में ये दीर्घ वाला बनेगा, बस ये ध्यान रखना है। तो देखिए अ बने तो अ बनेगा, ये बनेगा तो भी ये बनेगा, तो भी ये, तीनों स्थिति में यही बनेगा और इसकी मात्रा इस रूप में मिलेगी। ये सूत्र नंबर 1 हमने यहाँ पर रख लिया है और अब हम आगे चल के आपको संधियां बताते हैं। देखिए शब्द बताते हैं। देखिए यहां पर हमने लिखा दिवसावसान, दिवस का अवसान। तो देखिए कई बार क्या होता है, दीर्घ मात्रा हमें शब्द में 2 या 3 जगह भी मिल जाती है, लेकिन संधि एक जगह होगी और जिस जगह संधि होगी उस जगह उच्चारण में बलागात होगा, यानी कि जोर होगा, क्योंकि वहां पर 3 स्वर होंगे। जहां पर मात्रा केवल मात्रा लगी है, क्योंकि ये जो दीर्घ स्वर बने हैं इनकी हम मात्राओं का भी प्रयोग करते हैं, तो जहां पर केवल मात्रा लगी होगी, सपोज करिए अ की मात्रा लगी है तो वहां सिर्फ 2 स्वर हो सकते हैं, अ और अ, ठीक है। लेकिन जहां पर ये मात्रा संधि के रूप में लगी होगी वहां 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, जैसे अ प्लस अ हुआ तो ये 3 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 3 मात्राएं भी हो सकती हैं, तो वहां उच्चारण में थोड़ी देर ठहरना भी पड़ेगा, रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि जहां जोड़ होता है वहां अलग से पता चलता है। उस जगह आप ठोकर मारिए वो टूट जाएगा, जिस जगह जोड़ नहीं है वहां कितना भी मारते रहिए नहीं टूटेगा। तो वही स्थिति संधि युक्त शब्दों की है, जहां से जुड़े हैं वहां टूटने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। देखिए आगे हम शब्द में को देखते हैं। दिवसावसान, दिवसावसान, सान में एक बार उच्चारण आया, दिवसावसान, सा में ज्यादा आया। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि ज्यादातर संधियां शब्द के बीच में ही होती हैं, किनारे नहीं होती, अंत में नहीं होती, क्योंकि पहले अगर कुछ लगा है तो वो उपसर्ग हो सकता है और बाद में कुछ लगा है तो वो प्रत्यय हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो मात्रा है इसको हम मूल स्वर के रूप में लिख लेंगे। देखिए हमने देख चुके हैं ना कि मात्रा के रूप में मिलेगा और फिर उसके बाद हमें इसे मूल स्वर के रूप में लाना है। तो देखिए मूल स्वर के रूप में लाने के बाद फिर हम देखेंगे ये किससे बना। अब हमको कुछ नहीं करना, इतनी प्रक्रिया किसी भी शब्द में कोई भी शब्द आ जाए, स्वर की मात्रा देखी, मात्रा को मूल स्वर में लिखा और मूल स्वर के टुकड़े कर दिए अपने सूत्र के अनुसार, अपने संधि के नियम के अनुसार। ये जो सूत्र है एनी टाइम माइंड में रहना चाहिए, संधि कभी गलत नहीं होगी, आपको विश्वास दिलाते हैं। तो शब्द यहां पर कोई भी हो, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया है आपको कि शब्द में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन से वर्ण में होता है, अक्षर में होता है, और वो वर्ण हमें निकालना है। तो देखिए मात्रा, क्योंकि कोई भी स्वर संधि के बिना नहीं भी लिखा गया है तो भी, कोई भी स्वर संधि के बिना भी अपनी मात्रा के साथ ही किसी शब्द में लगता है, किसी व्यंजन में लगता है, मूल रूप से स्वर नहीं लिखा जाता। या तो पहला अक्षर हो सकता है, जैसे कि आम, आम पहला अक्षर स्वर हो सकता है, लेकिन यहां हम लिखे राम, तो राम में अ की मात्रा लगी है न कि अ। तो साधारण रूप से भी हम स्वरों को मात्राओं के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि जितने स्वर बने हैं संधि के लिए उनको केवल संधि ही होगी, संधि के अलावा और कुछ नहीं होगा, नहीं, उनका बहुत कुछ काम है। वो शब्द निर्माण के लिए, शब्द बनाने के लिए मात्राओं का काम भी करते हैं। जैसे जहां कोई मात्रा नहीं होती है वहां पर अ की मात्रा होती है। कहते हैं ना अ छोटे आ से कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब इसकी मात्रा होती नहीं है, लेकिन इस व्यंजन को, क्योंकि ये व्यंजन है तो व्यंजन को पूरा करती है। तो इस तरह से देखिए इसके टुकड़े हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा है कि बड़ा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम केवल पहले वर्णमाला में
ये अ का निर्माण जिससे हुआ है, अ का निर्माण जिससे हुआ है, हम केवल उसी से ही इसके, उसी में ही इसके टुकड़े हम कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं कि यहाँ क्या बच गया, इसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए बहुत हम आसानी से एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं, जैसे हम गणित पढ़ते हैं, गणित के एक एक स्टेप लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन ये करते हैं, इन दोनों को अपोजिट करके भी हम देख सकते हैं कि सही है कि नहीं। ऐसे ही देखिए, जब इससे हमने अ की मात्रा निकाली तो स हल बच गया, हल मतलब अब इसमें कोई स्वर नहीं रह गया, और यहाँ बच गया वसान। अब देखिए कुछ भी नहीं है इस प्रक्रिया में, इसको इसमें लगाना है और इसको यहाँ जोड़ना है। तो देखिए अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं दिवस। अब इस शब्द से निश्चित हो जाएगा कि ह्रस्व लगेगा या दीर्घ लगेगा। देखिए दिवसा होता ही नहीं है, ये हम जानते हैं। एक ऑप्शन में दिवसा होगा वो गलत है, और दिवस हमने जब एक बार पढ़ लिया तो चाहे संधि में वो शब्द कहीं भी आ जाए वो दिवस ही रहेगा, दिवसा या दिवसे या दुवसो नहीं होगा। तो देखिए ना तो ये मात्रा बढ़ेगी ना ये बढ़ेगी, ये निश्चित हो गया। और अवसान होता है, क्योंकि अवसान नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसकी भी प्रक्रिया है, ये अव उपसर्ग लगा है और सान मूल शब्द है, जो अपूर्ण अर्धवाची शब्द होते हैं अवसान। तो देखिए अब जब ये उपसर्ग लगा है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सीधे सीधे जुड़ गया है। तो देखिए दोनों में हमारा पहला वाला जो नियम है वो लागू हो गया है। देखिए बिल्कुल सरल है। अब हम इसको वापस भी जोड़ते हैं बिल्कुल गणित की प्रक्रिया के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, अ, और यहाँ पर भी अ है। अब ये दोनों को मिलाकर एक ही प्रक्रिया होगी, दीर्घ, क्योंकि ये नियम हमें वर्णमाला में संस्कृत के व्याकरणचार बता चुके हैं। इसमें हमें अपना कोई दिमाग लगाने की यहाँ जरूरत ही नहीं है कि छोटा होगा कि बड़ा होगा। अ प्लस अ बराबर अ, तो हमारे पास ये दोनों ही छोटे आए हैं, ह्रस्व और दीर्घ हो जाएगा। और फिर वापस हम क्या करेंगे, ये जो शब्द हैं इन दोनों को वापस यहाँ उठाकर रख देंगे, क्योंकि प्रक्रिया हम यूं चल रहे हैं, ऐसे और ऐसे, फिर वहां पहुंचना है। तो देखिए यहाँ वापस हमने ये दिवस रखा और यहाँ पर वसान। अब देखिए इसको इसमें जोड़ देते हैं और इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हो गया। अब चूंकि ये दोनों ना जोड़ के, सॉरी, ये दोनों ना जुड़ के अब क्या जुड़ेगा, ये जुड़ेगा। क्यों? ये वाला, और ये आया है। तो देखिए अब ये वाली मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, तो शब्द आपके पास आ जाएगा दिवसावसान। अब देखिए आ गया ना आपका पहला वाला सेम। इसका मतलब है कि हमारी संधि बिल्कुल सही है। हमने दोनों तरह से आपको बता दिया, पूरे शब्द के संधि का विच्छेद कर दिया और वापस विच्छेद से संधि पर उसी शब्द पर ले गए। तो इस तरह से अगर हम इनको हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम दूसरा शब्द। अब यहां पर हम शब्द लेते हैं आमाशय। बिल्कुल पक्का है, यहाँ हो नहीं सकती। ये आपका देखिए बिल्कुल सीधा सीधा है। अब आपको कुछ भी यहां तक हमें बिना सोचे समझे टुकड़े कर देना है। क्यों? क्योंकि हमें शब्द कोई भी हो, शब्द से लेना देना नहीं है, सिर्फ स्वर देखा और स्वर का नियम बना दिया, और जो बचा हिस्सा वो हमने यहाँ लिख दिया।
क्योंकि स्वर निकल जाएगा तो हल से रह जाएगा, और ये शय। अब हमें इन दोनों को अलग शब्द में लिखना है, तो इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी। तो ये बन जाएगा आम, और ये हो जाएगा अशव। तो अब देखिए अशव, ये हो जाएगा आशय। तो अब देखिए हम जानते हैं कि अशय नहीं होता है आशय। कहते हैं ना आपका क्या आशय है, आपके कहने का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है, आप किस आशय से यहाँ आए हैं। तो आशय और एक आशय का अर्थ होता है एक स्थान, स्थान या पात्र। क्योंकि हिंदी में अनेक अर्थी शब्द होते हैं, जैसे जलाशय, जल रखने का एक पात्र या स्थान, जहां पर जलाशय माने तालाब, जल भरा जाता है, एकत्रित किया जाता है, तो स्थान या पात्र से भी लेते हैं। अब ये आम का अर्थ ना तो फल है, ठीक है, और ना ही सामान्य है, क्योंकि सामान्य भी होता है। यहाँ पर आम का अर्थ है एक ऐसा तत्व या रस जो हमारे आमाशय में बनता है। आमाशय में बनता है, तो यहाँ पर हमें इसके लिए डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। आम को हम कभी कहते हैं ना कि आंव पड़ रही है, आंव, तो आम का तद्भव है आंव। ये जो रस बनता है, ये जब कम मात्रा में होता है तो कब्ज होती है, और जब ज्यादा मात्रा में होता है तो दस्त होते हैं, जिसको हम कहते हैं आंव पड़ रही है, पेचिस। तो इसीलिए आम से, ये वो वाला आम है, आम प्लस आशय, और वापस हम इसको जोड़ेंगे उसी प्रक्रिया से, तो ये हो जाएगा आमाशय। तो देखिए यहां पर सिर्फ अंतर क्या हुआ, केवल ये जो टुकड़ा है हमें दूसरा वाला देखना, बस इसमें फर्क पड़ा। और ये कब देखा, जब हमने ये शब्द लिखे। यानी कि जब तक ये शब्दों पर ना आ जाए तब तक हमें एक जैसा ही नियम रखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला शब्द लेते हैं। अब हम कई शब्द यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि आप भी इनको हल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिए अरावली, पंचायत, रामायण। अब हम जरूरी नहीं है कि हमने आपको जितना लंबा चौड़ा डिटेल बताया है आप उस डिटेल से संधि विच्छेद करें, वो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अगर पॉइंट आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, तो आप सीधे भी इसके टुकड़े कर सकते हैं। केवल हम यहाँ पर ये देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम और भी लिख देते हैं दुशासन, देशाटन। चलिए देखते हैं, आप लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं और आप लोग कुछ लिख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो करते रहें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप हमारी कक्षा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अरावली, देखिए यहाँ पर अ है तो टुकड़े हमें अ और अ में करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें शब्द लिखना है अर प्लस अवली। अवली माने होता है पंक्ति और अर माने होता है अर्राती हुई, यानी एक के बाद एक। ये अरावली राजस्थान में है और इसकी जो
पहाड़ियां बनी हैं वो ऐसी ऐसी बनी है जैसे एक पहाड़ से नीचे से दूसरे पहाड़ दिख रहा है लगातार, जैसे किसी ने ऊपर से ऐसे अर्राता हुआ फेंक दिया हो, इस तरह की ये पहाड़ी बनी हुई है, इसलिए इसको अरावली कहते हैं। तो अरा नहीं होता है, ये अर ही होता है मूल शब्द, तो यहाँ पर अरावली हो जाएगा। ऐसे ही इसमें देखते हैं, अ है तो इसके टुकड़े अ प्लस, अब हम इतनी ही प्रक्रिया करें बहुत है, तो यहां पर हो गया शब्द बनेगा दुष प्लस आसन। देखिए ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि दुष्ट कोई शब्द नहीं होता। हमने आपको बताया था कि निरर्थक शब्दों का संधि में कोई काम नहीं होता। दुष्ट नहीं होता है और ये होता है दुष्ट उपसर्ग, ठीक है। और इसका अगर हम उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द तो दुशानन बन जाएगा, लेकिन जो इसका अर्थ है दुष्ट माने बुरा, आसन माने बैठना, बुरा आसन, इसका अर्थ बुरा आसन नहीं होगा। इसका मतलब है कि इसमें दीर्घ संधि नहीं होगी, ये संधि इसमें हो नहीं सकती। ये चीजें हमें परखना भी है, इसीलिए हमें सारे शब्दों को लेकर के चलना है। तो यहाँ पर केवल इसमें उपसर्ग लगा है दुशासन। कई बार ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं और हम उनमें संधि निकाल के रख देते हैं, जबकि नहीं होता है, दुष्ट प्लस आसन नहीं होता है। हाँ, यहाँ पर एक शब्द अगर होता कुशासन, कुशासन, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाती, क्योंकि इसका बन जाता कुश प्लस आसन। कुश एक घास को कहते हैं जो बहुत नुकीली होती है, और घास का आसन बनता है जिस पर कि पुराने लोग बैठ करके तपस्या करते थे। तो इसके दोनों ही बन सकते हैं, कु और शासन, दोनों ही हो सकते हैं इसमें। ये दो ऑप्शन मौजूद हैं इस शब्द में। बुरा शासन, इसमें उपसर्ग है और इसमें दीर्घ संधि, ठीक है। ये हमारी संधि का नियम बिल्कुल लागू हो रहा है। अ प्लस अ, तो यहाँ देखें रामायण, देखिए यहाँ पर भी अ आ गया है। इतनी प्रक्रिया बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के, कुछ भी नहीं करना है हमको, इतना बिल्कुल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आयन, ये हो गया राम और ये हो गया आयन, क्योंकि हमने इसको ये जोड़ दिया और इसको मात्रा यहाँ लगा दी। अब देखिए ये दोनों बिल्कुल सही हैं और अ प्लस अ ही होगा, क्योंकि राम होता है रामा नहीं होता, और आयन होता है आयन नहीं होता, क्योंकि आयन माने होता है मार्ग। तो जो राम का मार्ग है, राम जिस मार्ग पर चले हैं उसको कहते हैं रामायण। यानी रामायण की जो कथा है वो, रामायण की जो कथा है वो राम के चरित्र की कथा है, राम के मार्ग की कथा है। राम ने जिस प्रकार से मार्ग पे चले हैं उस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए राम प्लस एन होगा, हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगला देखते हैं पंचायत, यहां भी वही स्थिति है, आयत, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। पंच, अब ये देखिए पंच होता है पंचा नहीं होता, हमने आ जोड़ दिया इसमें, और आयत होता है आयत नहीं होता, आयत, आयत माने होता है घर, जगह, स्थान। पंच, जहां पंच बैठते हैं उसे कहते हैं पंचायत। तो इस तरह से ये सारे शब्द जो हैं हमारे बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब आगे हम दूसरा वाला लेते हैं। ओके, बहुत सारे शब्द हो गए हैं, आगे हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अब देखते हैं इसमें दूसरा वाला जो सूत्र रखते हैं हम, ई ई। और ये दोनों टुकड़े दीर्घ ई के, तो देखिए
हर स्थिति में एक ही होगा, ये हम आपको बता चुके हैं। और अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, इसकी मात्रा कैसे दिखेगी ये भी समझ में आ गया है। तो कुछ भी कठिन नहीं है हमारे लिए, हम शब्द लिखते हैं और विग्रह करते हैं। अब तो हमें प्रक्रिया समझ में आ गई है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा टुकड़ों को भी बढ़ाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा व्याख्याएं नहीं करनी पड़ेगी, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन शब्दों का विग्रह कैसे करना है। कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। जब तक चीजें समझ में नहीं आती हैं तभी तक कठिन होती हैं। जब समझ में आ जाती हैं तो बहुत सरल होती हैं। वही चीज जो हमने अ के टुकड़े किए थे वैसे ही हम पहला वाला टुकड़ा रखेंगे, बाद वाला कौन सा आएगा ये शब्द पर निर्भर करेगा। अब यहाँ बच गया हमारे पास सत और ये हो गया श। अब हमें इसको जोड़ना है और यहाँ तो देखिए सत। अब सती, सती में दीर्घ होता है और ईश में भी दीर्घ होता है। ईश्वर बड़ा है सबसे, इसलिए ईश। सती किसको कहते हैं? पार्वती, सॉरी, शिव जी की पहली पत्नी सती, जो दक्ष की पुत्री थी, जिन्होंने अपने पिता के घर हवन कुंड में कूद करके अपनी समाप्ति कर दी थी। तो और ईश तो भगवान है। अब ईश शब्द आ गया, अभी 50 शब्दों में ईश आएगा, ईश, ईश्वर। तो हमें निश्चित हो गया कि ये यहाँ पर दीर्घ ही लगेगा। और ये सती, चूंकि ज्यादातर जो स्त्रीवाची शब्द होते हैं वो दीर्घ ही होते हैं, वहां पर छोटी मात्रा नहीं लगती है, कुछ एक छोड़ करके। जैसे क्षिति, क्षिति में छोटी लगती है। कुछ एक शब्द हैं जिनमें छोटी लगती है, वो भी अपवाद स्वरूप, बाकी अधिकांश में। क्यों? क्योंकि बड़ी जो होती है वो स्त्रीवाची प्रत्यय, ये जो ई होती है वो स्त्रीवाची प्रत्यय होता है। जैसे राजा रानी है ना, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची। तो ई जो होता है वो स्त्रीवाची प्रत्यय होता है। जब पुल्लिंग शब्द में लगता है तो उसका स्त्रीलिंग बताता है, इसलिए स्त्रीवाची शब्दों में अधिकांशतः सती ईश। तो सती के ईश कौन है? शिव जी। देखिए, संधि करते समय हमें शब्द शुद्धि पता चलती ही है, उपसर्ग भी पता चलते हैं, प्रत्यय भी पता चलते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पर्यायवाची शब्द पता चलते हैं कि ये शब्द का अर्थ क्या है। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमें, क्योंकि यहाँ अनेकार्थी शब्द भी आ जाएंगे जिनके एक नहीं कई अर्थ होते हैं, और यहाँ पर उसका कौन सा अर्थ लिया जा रहा है ये हम आपको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर हम उनको भी समझेंगे। देखिए, सतीश शिव जी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक शब्द लिखते हैं रजनीश। तो यहां भी वही स्थिति। अब ईश तो ईश है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये तो एक बार पता चल गया। और रजनी, रजनी माने होता रात्रि, तो रात्रि भी हमारी क्या है? स्त्रीलिंग है, रात हो गई है ना, रात हो गई तो स्त्रीलिंग है, तो यही आ जाएगा, तो ये भी बड़ी हो जाएगी। अब हमारा हो गया रजनी। रजनी, राका, निशा, यामिनी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। और ईश, तो रात्रि का ईश कौन होता है? रजनीश का क्या हो गया? चंद्रमा। रजनीश चंद्रमा को कहते हैं, हमें ये भी पता चल गया। तो यहाँ पर संधि करने से, संधियां सीखने से कितनी सारी व्याकरण तैयार होती है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वास्तव में हमें व्याकरण पढ़नी है तो संधियां जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि 50% व्याकरण तैयार हो जाती है। आगे देखते हैं हम। लक्ष्मीश, अब ये बड़े ही होंगे, देख लीजिएगा आप, क्योंकि स्त्रीवाची शब्द है और स्त्री के साथ लग रहा है। लक्ष्म ईश, तो ये क्या हो गया? लक्ष्मी के ईश कौन है? लक्ष्मी प्लस ईश, ये इसके टुकड़े हो गए और सार्थक हैं। और कौन है? विष्णु। देखिए, ये भी हमें पता चल गया कि लक्ष्मी हम विष्णु को कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं, परीक्षा। अब हम ई के टुकड़े अब सीधे सीधे करेंगे। परी, परी है
और ईक्षा। ईक्षा माने होता है देखभाल करना, किसी चीज का देखभाल करना ईक्षा कहलाती है। तो परि ये उपसर्ग है, उपसर्ग परि, अधि, अभि, अति जितने भी हैं सब छोटी ई की मात्रा के होते हैं, उसमें छोटी मात्रा लगेगी। और ईक्षा, ईप्सा ये सारे बड़ी ई की मात्रा। एक बार समझ में आ गया कि बड़ी लगेगी, तो देखिए यहाँ पर ई और ई ये हो गया और दोनों मिलाकर बन गया ए। तो ये हो गया परि इच्छा। महिष, अब महिष में ज्यादातर हमारा दिमाग जाता है कि महा प्लस ईस। महा प्लस ईस नहीं होगा, क्योंकि महा ईस होने से दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आएगी आगे बताते हैं आपको हम। देखिए अगर हम इसका महा और ईस कर दें, ईश, तो फिर ये क्या होगा, अ और ई समान स्वर नहीं रह गए ना। इसका आ और ई से क्या बनाया था हमने, वर्णमाला में बताया था कल की कक्षा में, ए बनता है। तो ये महा और ईस बनेगा महेश, यानी ये गुण संधि होगी, इसलिए ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा, ये आप समझना है। तो ध्यान रखना है, जहां पर आ दीर्घ ई और दीर्घ ओ की मात्रा आ जाए वहां पर, अब दीर्घ मात्रा है, देखिए महिष की दीर्घ मात्रा है तो फिर दीर्घ ही आएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इनका संधि विच्छेद। अब हमें ज्यादा टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मही, मही माने होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का ईश कौन होता है, राजा। राजा जो होता है पृथ्वी का ईश होता है। महिष, महीपति, नृपति है ना, नरेश, मनुष्यों का ईश, तो ये सब राजा के। महिष किसका पर्यायवाची है, राजा का। यहाँ पर महीप भी हो सकता है, महीप, तो महीप में भी वही होगा, मही प्लस ईप, क्योंकि ईप माने होता पालन करने वाला, तो पालक यानी पृथ्वी का पालन करने वाला भी राजा ही कहलाता है। और एक तरह से इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पर बड़ी ई की मात्राएं होती हैं वहां पर हमें ई प्लस ई में ही करना है। आगे देखते हैं हम, इसी के स्वर देखते हैं अभी हम, क्योंकि बहुत सारे स्वर अभी बहुत सारे शब्द रह गए हैं, तो हम अभी ई के ही देखेंगे। तो इसको करेंगे नदी। नदी स्त्रीवाची है, दीर्घ लगेगा, नदी। ईश तो निश्चित हो गया, बड़ा ही लगेगा, छोटा होना ही नहीं है। वारिस, वारी पुल्लिंग है, जल छोटी की मात्रा लगेगी, ईश। श्रीश, देखिए श्री सीधे सीधे निकल जाएगा बिल्कुल, श्री और ईश। अब आप कहोगे कि श्री अलग लिखा है और ईश अलग लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है, इस ई में ही दोनों ई हैं, इस तरह से ये बना है। कपीश, कपि, कपि पुल्लिंग है, छोटी की मात्रा होगी ईश। गिरीश, गिरी, गिरी माने पर्वत और ईश। हालांकि इसमें ऑप्शन में आपको एक गिरी और मिलेगा, गिरी, ये भी गलत नहीं है, लेकिन इस गिरी का मतलब होता है बीज, किसी अखरोट की गिरी, बादाम की गिरी, किसी चीज की गिरी। लेकिन ये अगर लगा देंगे तो वही जो नियम है, अर्थ परिवर्तन आ जाएगा। गिरीश पर्वतों के ईश, गिरीश किसको कहते हैं, हिमालय को, जो पर्वतों का राजा है वो हिमालय का पर्यायवाची है। तो देखिए कितने सारे अर्थ हमें यहाँ पर पता चल रहे हैं। अभीष्ट, अभीष्ट, इसमें भी अभी ये उपसर्ग है, इसलिए बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी, क्योंकि बड़ी की मात्रा का जो अभी हम लिख देंगे उसका मतलब होता है अभी, समयवाची हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका अव्यय निपात। अभी इष्ट,
अब इष्ट नहीं होगा, इष्ट होगा। जो अभी माने विशेष रूप से और इष्ट माने हमारा इष्ट है, जिसे हम मानते हैं, तो जो हमारा विशेष रूप से इष्ट है उसको हम कहते हैं अभीष्ट। प्रति इच्छा, इच्छा माने देखभाल करना, प्रति यानी हर क्षण हम जिसके देखते हैं, आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है, तो उसको कहते हैं प्रतीक्षा। तो देखिए ये प्रतीक्षा हो गया, ठीक है। वीक्षा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, देखिए विसर्ग से बन रहे हैं, उपसर्ग से बन रहे हैं, सॉरी। देखिए वी, ये वी उपसर्ग है, वी में इच्छा लग गया ना। अधीन, ये सारे शब्द इसी दीर्घ संधि के ई से बने हैं। अधि उपसर्ग है और इन प्रत्यय है, इन नहीं होता, इन भी हो सकता है, यहाँ इन इन प्रत्यय होगा, सॉरी, अधीन, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लगभग हमने इतने सारे शब्दों को यहाँ समझा, अ के भी हो गए, और एक सेकंड, ये होगा क्षितीश। तो क्षिति माने होता है पृथ्वी, जैसे महिष था, ऐसे ही क्षितीश है, लेकिन क्षिति में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, इसका मतलब भी राजा ही होता है, पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का ईश राजा ही होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास जो कुछ भी है सब राजा का, हमारा नहीं है। इस भूमि का पति राजा है, हमारी जमीन है, हमारा मकान है, हमारे खेत हैं, हमारा नाम है, लेकिन इस पर अधिकार राजा का है। आप 1 इंच जमीन बिना सरकारी स्टाम्प लगाए किसी को बेच नहीं सकते, सरकार को बताए बिना किसी से खरीद नहीं सकते। तो जो चीज हम अपनी मर्जी से किसी को दे नहीं सकते, अपनी मर्जी से किसी से ले नहीं सकते, वो हमारी या तुम्हारी कैसे हो सकती है? वो सरकार की है, सिर्फ हमारे रहने के लिए, हमारे उपयोग के लिए हमें मिली हुई है। अगर हमारी होती, हमारे दादे परदादाओं की होती, तो वो अपने साथ ही ले गए होते, हमारे लिए बचती नहीं। और क्या कोई बचने देता? हमारी होती तो हम बचने देंगे, किसी को देंगे? नहीं, ये है ही नहीं हमारी, सिर्फ हमारे उपयोग के लिए है। ये घर द्वार, परिवार, खेत, सड़क, सब कुछ सरकार का है। हम रोड पर भी चढ़ते हैं तो टैक्स देते हैं, बिना टैक्स के हम कहीं नहीं चलते। अगला देखिए, तीसरा सूत्र और इसका अंतिम सूत्र उ और उ बराबर दीर्घ उ। फिर यहाँ सारे टुकड़े वैसे ही जैसे कि अन्य दोनों में हुए थे, और सबका परिणाम एक ही, और मात्रा इसकी किसी भी शब्द में आपको बीच में इस रूप में प्राप्त हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले शब्द लिखते हैं, एक बहुत सबसे सरल सा शब्द है सूक्ति। अब हमने आपको कहा था कि पहले शब्द में संधि नहीं होती है, लेकिन कभी कभी उपसर्ग लगने पर पहले शब्द में ही संधि हो जाती है। वैसे उपसर्ग के साथ संधियां कम होती हैं, लेकिन फिर भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि उपसर्ग के लिए मनाही है। हाँ, प्रत्यय के साथ संधि नहीं होती है, इस बात का नियम है कि प्रत्यय किसी भी स्वर के साथ, किसी के साथ संधि नहीं करता। तो यहाँ पर देखिए हमें सीधे सीधे इसका ऊ का निकालना है, क्योंकि जब एक अक्षर का उपसर्ग होगा तो वो संधि से बनेगा जब शब्द, तो पहले ही वर्ण में आएगा, ये ध्यान रखें। ऊ और ऊ, पहले हम पहला ही टुकड़ा रखते हैं। अब यहाँ सिर्फ स बचता है और यहाँ पर होता है ती। देखिए अब हमको इनको अलग अलग लिखना है, इसकी मात्रा सु और उक्ति। और देखिए टुकड़े करने पर कथन भी, अर्थ भी समझ में आएगा। सूक्ति किसे कहते हैं हम? सूक्ति परक वचन, यानी कि किसी के ऐसे शब्द, ऐसे वचन, ऐसे वाक्य जो हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, मोटिवेशन लाइन, जो आजकल हम स्कूलों में भी लिखते हैं। तो सु उपसर्ग है, बड़ा ऊ नहीं होता है, एक उपसर्ग और है अनु, ये भी छोटा होता है, बड़ा ऊ। जितने भी उपसर्ग हैं, चाहे ई वाले हों चाहे ऊ वाले हों, वो छोटी मात्रा ही लगती है, उसमें बड़ी नहीं लगती। और उक्ति में भी उक्ति होता है, उक्ति नहीं होता। तो सु माने अच्छा और उक्ति का मतलब होता है कथन। तो ये हो गया सूक्ति। इसी तरह से एक और शब्द हम यहाँ पर रखते हैं, कटूक्ति।
ऊ है, टुकड़े करेंगे हम, ऊ में ये हो गया कट बचा हल्लक के, और ये वही उक्ति एक बार समझ में आ गया तो बार बार समझने की जरूरत नहीं है। और कटु में भी छोटा ऊ होता है, बड़ा नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम शब्दों को देखते हैं, समझते हैं। अब अगला देखिए, हमने एक शब्द लिखा, अब हम थोड़े टुकड़े लिखते हैं। लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न लिखते हैं ना, और कई बार हमसे गलती हो जाती है। ये शब्द शब्द शुद्धि में बहुत आता है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं लघु उत्तरीय, पर ऐसे लिखने से ये कहाँ गया, ये सोचने का विषय है। ये शब्द अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। शब्द शुद्धि में ये बहुत आता है, ये अशुद्ध है, लेकिन हम ज्यादातर परीक्षाओं में कहीं भी लिखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यूं लिख देते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ संधि की प्रक्रिया से चलें तो शायद हम इस गलती से बच सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है, तो अब ये दोनों ऊ जब सामने आ गए हैं तो उन्हें ऊ में परिवर्तित होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखना, आ और आ सामने आ गया है, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में, उसे दीर्घ बनना ही है, क्योंकि जब दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो दोनों में परिवर्तन होना निश्चित है, और परिवर्तन के नियम भी निश्चित हैं। तो जब ऊ और ऊ सामने आया है तो छोटा रह ही नहीं जाएगा, ये गलत हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका लघु। अब बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, लघु उत्तरीय, ये आपका शब्द है। ऐसे ही लघुत्तम, लघु उत्तम, लघुत्तम क्या बनेगा, दोनों ऊ मिलाकर बड़ा हो जाएगा, लघुत्तम। भूपरी, देखिए भूपरी शब्द आ गया, सेम वही सु की तरह, पहले में ही संधि है भू, भू माने पृथ्वी, और पृथ्वी स्त्रीवाची है, पृथ्वी के भी लगभग पर्यायवाची बड़ी मात्रा लगते हैं क्षिति को छोड़कर, भू, और यहां से निकलेगा ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, भू के ऊपर, ऊ छोटा ऊ होगा, ऊपरी जब हम शब्द लिखते हैं देखिए ऊपरी, तब बड़ा ऊ की लगती है। लेकिन ये जो संस्कृत का, क्योंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही संधि होती है, ऊपरी इसका ऊपरी का तद्भव हो गया, इसलिए उसमें नहीं होगी, तो ऊपरी, ऊपर, भू के ऊपर, भू के ऊपर का जो भाग है वो भूपरी हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी ये संधि के लगभग शब्द तैयार हो गए हैं। अब हम यहाँ पर थोड़े से अनुपसर्ग के और देखते हैं, क्योंकि दो तीन शब्द और हैं ऐसे, और ये ध्यान रखें कि संधि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको शब्द कम मिलेंगे, आ के सबसे ज्यादा मिलेंगे, ई के उससे कम मिलेंगे, ऊ के उससे कम मिलेंगे, और उसके बाद जब आपकी वृद्धि संधि आएगी तो ए और ओ के भी कम हो जाएंगे, और इसके बाद और ओ के और कम हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर शब्दों का निर्माण शुरुआत वाले व्यंजनों से हुआ है, जैसे क ख ग, क वर्ग में ग से ज्यादा मिला है, फिर उसके आगे वाले अक्षरों से शब्द कम बनते हैं। तो अब हम यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं शब्द। भी नहीं आएगा, एक सेकंड, सरयू ऊर्मी, समान स्वर आने चाहिए, ये ध्यान रखें। ऊर्मी माने होता है लहरें, और ध्यान रखें अब ये शब्द आ गया, ये कई जगह आएगा और इसमें बड़ा ऊ ही होगा, छोटा नहीं होगा, इस चीज को हम अपने दिमाग में बैठा लें। हमने आपको पहले भी बताया था, संधि करते समय जब शब्द आएंगे तो कहीं से नए नहीं आएंगे, वही वही वापस आ जाएंगे, क्योंकि शब्दों में संधि नहीं होगी, संधि होगी वर्णों में। तो वर्णों में परिवर्तन होंगे, जिसके सामने जिस प्रकार का स्वर आएगा उस प्रकार के परिवर्तन आ जाएंगे।
तो ये सीधे सीधे दोनों ऊ मिलाकर एक ही रह जाएगा और ये बनेगा सरयूर्मी। वधू उत्सव, ये बनेगा, दोनों दीर्घ हो जाएंगे, ये बनेगा वधूत्सव। अनुउदित, अनुदित, अनु माने पीछे, उदित माने जन्म लेने वाला। तो जैसे किसी की कोई रचना मूल रचना होती है, वापस उसका जब अनुवाद किया जाता है तो उसे अनुदित कहते हैं। उसके बाद हालांकि दोबारा लिखा जाता है, उसमें अनुवाद करने वाले की विशेषता भी होती है, लेकिन उसे उसकी मूल रचना नहीं कहते हैं। इस प्रकार की रचनाएं अनुदित कहलाती हैं, जो अनुवाद की हुई होती हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं हम, बहुत सारे शब्द हमने समझ लिए। यहाँ और भी शब्द हैं, वूर्ध। तो देखिए ये भी वूर्ध, जैसे भूपरी था ऐसे वूर्ध हो जाएगा। इसमें भी ऊपरी हिस्सा है, पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा, ऊर्ध्व माने ऊपरी, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अ, ई और उ तीनों के हमने अच्छे से शब्दों को समझ लिया है। अब इसके बाद और आप इसकी प्रैक्टिस घर में करते रहें। आपके पास बहुत सारी पुस्तकें होंगी, बहुत सारी किताबें होंगी, जिनको आप समझेंगे, जिनसे आप उदाहरण लेंगे और उनकी व्याख्याएं करेंगे। ठीक है, अगर आप व्याख्या करते हैं, उनकी विच्छेदन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं या संधि विच्छेद को संधि बनाते हैं, और जो नियम हमने आपको आज दीर्घ संधि के बता दिए हैं, उनके अनुसार अगर आप उन शब्दों को, उन प्रश्नों को हल करेंगे तो निश्चित है कि आपके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही आएंगे, गलत नहीं आएंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपके उत्तर गलत आते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं, और आप जो है अपने प्रश्नों के, अपनी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं। तो एक संधि हमने पढ़ ली, इसके बाद है दूसरी गुण संधि। गुण संधि, दीर्घ संधि में बिल्कुल सिंपल तरीका है, जिसको हम एक सूत्र बनाकर रख देते हैं कि जब भी अ के बाद अ, ई के बाद ई और उ के बाद उ आए तो केवल दीर्घ संधि ही होगी। यहाँ पर कोई दूसरी संधि नहीं हो सकती है। इसलिए यहाँ पर हम इनको निश्चित कर लें और इनका परिणाम दीर्घ में होगा। बस ये एक सूत्र, आप एक एक संधि पढ़ते जाइए और अपने रजिस्टर में, अपने नोटबुक में एक पेज अलग बनाइए, वहां पर एक एक संधि के सूत्र ऐसे बनाते जाइए और उसका एक चार्ट बना करके अपने स्टडी रूम में लगा दीजिए। जब कभी भी आपके दिमाग से कोई नियम उतरेगा, चलते फिरते उठते बैठते आप उनको देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब देखिए गुण संधि की परिभाषा हम लेते हैं। संधि करते समय असमान स्वर आए, असमान स्वर आए। अब असमान का आपको यहां पर डिटेल भी देना पड़ेगा। अ के बाद ई, अ के बाद उ, या अ के बाद री भी आता। अब यहाँ री स्वर लिया जाएगा, ठीक है। तो इनका जो परिवर्तन होगा, देखिए यहाँ पर हमें इनको अच्छे से समझना है। इसके शब्द हम कल विच्छेद करवाएंगे, लेकिन आज हम इसके आपको नियम बता दें। इसका परिवर्तन ए में होगा और इसका परिवर्तन ओ में होगा और इसका परिवर्तन अर में होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। दीर्घ संधि में अ ई उ में परिवर्तन हुआ। लोग कहते हैं संधि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी संधि होगी। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हर संधि के जो वर्ण हैं, स्वर हैं, वो अलग अलग निश्चित कर दिए गए हैं।
बस केवल हमें अपने मस्तिष्क में बिठाने की जरूरत है। इसकी मात्रा एक होती है, ध्यान रखना, इसकी मात्रा भी एक होती है और इसकी मात्रा र के रूप में ऊपर लगे, क्योंकि र आधा है, आगे से व्यंजन मिलेगा, स्वर नहीं मिलेगा, तो ये र जो है, क्योंकि ये वाला जो स्वर है वो यहाँ आके अर में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ये र ऊपर जाएगा। किसी भी बाद वाले शब्द के ऊपर जब र मिले तो समझ लो ये गुण संधि है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें वैसे ही तीनों के जो सूत्र बनाने हैं वो बना लेते हैं एक बार। एक बार सूत्र बना लेते हैं हम इनके, देखिए अ ई बराबर ए। देखिए अब ये अ छोटा है तो बड़ा भी होगा, ये हर संधि में लागू होगा, क्योंकि जहां ए है तो अ जरूर होगा, ये दोनों एक ही हैं। ऐसे ही ई छोटी है तो बड़ी भी होगी और दोनों बड़े भी हो सकते हैं। ये आपकी चारों स्थिति परिवर्तन एक ही होगा, सेम नियम है, मात्रा इस रूप में दिखेगा। दूसरा देखिए अ उ बराबर उ, ये मात्रा इस रूप में दिखेगी, दीर्घ भी होगा, ये छोटा, फिर एक छोटा एक बड़ा, ये भी आ जाएगा, फिर दोनों दीर्घ रूप में भी मिलेंगे आपको, यानी ये चारों कंडीशन आपकी परिणाम एक की ओर ही ले जाएंगी, चारों स्थिति में एक ही परिणाम होगा। और अ प्लस री, अब इसमें चूंकि री भी है, ये परिवर्तन अर में होगा और अ री। अब चूंकि यहाँ पर चार टुकड़े नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर री हमारे पास एक ही है, अ और ई दो हैं इसलिए चार हो गए हैं, अ दो हैं ये हो जाएंगे, लेकिन दोनों स्थिति में अ होगा। इसीलिए एक शब्द जो कल की परीक्षा में हमने देखा था परसों की में, वर्षा ऋतु, यहाँ पर देखिए इसको समझ लीजिए, ये दीर्घ है लेकिन शब्द बनने पर ह्रस्व हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन अर में हो रहा है, तो ये जो शब्द बनेगा वो वर्षर्तु हो जाएगा, त के ऊपर रा चला, ये जो र बचेगा वो त के ऊपर, जो अर बनेगा वो त के ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर ये हमें समझना है, इनको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में कल की अगली क्लास में लेंगे। आज की क्लास इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा समझने के बाद मस्तिष्क को भी थोड़ा अवकाश की आवश्यकता होती है, थोड़े समय की, थोड़े विश्राम की आवश्यकता होती है। ये संधि के नियम एक तरह से ये हमारी हिंदी की गणित है, अगर समझ में आ गई तो ये आजीवन आपको भूलने नहीं देगी और इनसे आप बड़े से बड़े कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और उसे फीड भी कर सकते हैं, जीत भी सकते हैं उसको, आराम से आप अपनी पोस्ट भी पा सकते हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारी इस कक्षा में, यूट्यूब चैनल में और इंस्टाग्राम के चैनल से। हमारी लाइव क्लास प्रतिदिन आपकी चलेंगी। 14 जुलाई से SI का ये बैच प्रारंभ हुआ है, जहां आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों ही आपको अवेलेबल होंगे। इस समय हमारी हिंदी की कक्षा होती है और हिंदी पढ़ने के लिए आप लगातार ऐसे ही अपना सहयोग प्रदान करते रहें और जुड़े रहें। और ऑफलाइन कक्षाएं भी हमारी शुरू हो गई हैं, आप चाहें तो जयपुर में आकर, राइस इंस्टीट्यूट त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास के पास है, आप वहां आकर ऑफलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में आगे हम गुण संधि के इन्हीं नियमों को लेकर के आगे हम गुण संधि के शब्दों को विच्छेद करेंगे, उनको समझेंगे, उनकी प्रक्रिया को समझेंगे और आगे बढ़ते हुए हम वृद्धि और अयादि संधि तक कल की कक्षा में, अगली कक्षा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।